बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शकील कुरेजा। आज की तीन अहम खबरें और तीनों आपके सामने रखेंगे, उस पर तबसरा और तज्जिया वो भी आपके सामने रखेंगे। इस वक्त कोशिश जारी है कि इमरान खान साहब को किस तरह पाबंद सलासल रखा जाए। ऑलरेडी वो 3 केसेस में सजा याफ्ता हैं, 1 मुअत्तल हो चुकी, 2 में वो सजा काट रहे हैं। तो अब एक और केस जो है उनके ऊपर बनाया जा रहा है या बन चुका है, उस पर तहकीकात का आगाज़ हो रहा है नैब का, कि ताकि उनको जेल में मजीद कैद रखा जा सके। वो पूरी सूरत हाल आपके सामने रखेंगे। और दूसरी खबर आज की यह है कि जस्टिस काजी फायद ईसा साहब वो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के निशाने पर हैं। क्यों, उसकी क्या वजूहात हैं, कितनी दुरुस्त हैं, कितनी गलत हैं, उस पर बात करेंगे। और तीसरी खबर यह है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब की हुकूमत मुखालिफ तहरीक जो है उसका बाकायदा आगाज़ जो है वो हो तो चुका, लेकिन अब वो दाखिल हो रहा है सिंध के अंदर। उनका जो मिलियन मार्च होगा पहला, वो हमें देखने को मिलेगा और उसको देखेंगे वो वहाँ पर क्या मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं, उसकी पूरी तफसील आपके सामने रखेंगे। पहली खबर की तरफ आते हैं कि इमरान खान साहब के खिलाफ एक और इंक्वायरी का आगाज़ हो गया और वो नैब की जानिब से की जा रही है तोशा खाना के हवाले से। आपको याद होगा इमरान खान साहब तोशा खाना में सज़ा काट चुके हैं, काट रहे हैं। यानी उनको जो सज़ा दी गई थी वो उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज की और वो सज़ा मुअत्तल हो चुकी है। 14 साल की सज़ा उनको दी गई, 14 साल की बुशरा बीबी को दी गई थी। बहरहाल वो मुअत्तल हो चुकी है, लेकिन अब नैब रावलपिंडी की जानिब से बुशरा बीबी और इमरान खान साहब के खिलाफ एक नई इंक्वायरी उसका आगाज़ हो चुका है। उसके ऊपर उनको तलबी के नोटिस जारी हुए और बुशरा बीबी की जानिब से उस नोटिस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया। आज उनको चैलेंज किया गया और वो कल समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है और 2 रुकनी बेंच जो है उसके ऊपर समाअत करेगा। ये मामला है क्या? बेसिकली ये मामला ये है कि जो उन्होंने तहाइफ बेचे थे, अब ये इंक्वायरी किस चीज़ के ऊपर हो रही है? ये इंक्वायरी इस चीज़ के ऊपर हो रही है जो उन्होंने तहाइफ बेचे, यानी कि जब वो खातून अव्वल थी और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब थे, जो उनको बाहर से तहाइफ मिले और वो उन्होंने फ़रोख्त किए। अब इंक्वायरी इस चीज़ के ऊपर हो रही है कि वो गैर कानूनी तरीके से उन्होंने फ़रोख्त किए। इसके ऊपर अब तहकीकात का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट बात है कि इलेक्शन से कबल इमरान खान साहब को जो 3 सज़ाएँ दी गई, आगे पीछे गालिबन 1 हफ्ते के अंदर उनको 3 केसेस में सज़ा दे दी गई। साइफर केस था, इद्दत के दौरान निकाह का केस था और तोशा खाना केस था। तो ये जो तोशा खाना है वो तो सज़ा हो चुकी मुअत्तल। अब साइफर का इनकी जो दरख्वास्त है साइफर के सज़ा के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत है और इद्दत के दौरान निकाह का जो केस है उसकी दरख्वास्त भी ज़ेर समाअत है। अब उन दोनों मामलों के ऊपर हमें ऐसा महसूस हुआ है कि प्रोसिक्यूशन की जानिब से ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं मुतअद्दिद बार। पहले भी हम इसके ऊपर मुतअद्दिद वीडियोस कर चुके हैं। तो हर दफ़ा आपको कोई ना कोई ताख़ीरी हरबा इस्तेमाल होता हुआ नज़र आता है। जिस अंदाज से वो सज़ाएँ दी गई थी बज़ाहिर वो ठहरती हुई नज़र नहीं आ रही। इसलिए अब मकसूद अगर ये है कि इमरान खान साहब को जेल में ही रखना है तो उनको तवालत देने के अलावा, यानी उन केसेस को तवालत देने के अलावा अब प्रोसिक्यूशन के पास कोई और चारा-ए-कार नहीं है। अब चूंकि वो सज़ाएँ ठहरती हुई नज़र नहीं आ रही तो इमरान खान साहब के खिलाफ एक नई इंक्वायरी का आगाज़ कर दिया गया है। अब देखना होगा कि कल इस समाअत के दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो कि बुशरा बीबी की दरख्वास्त है कि ये नोटिस जो तलबी का आया था नैब की जानिब से उसको उन्होंने चैलेंज किया है। तो अब कल समाअत देखते हैं उस पर क्या वहाँ से निकलता है, वो खबर फिर आपके सामने रखेंगे। बहरहाल जो इसमें से खबर का एलिमेंट आता है वो ये आता है कि इमरान खान साहब का खौफ जो है वो बदस्तूर अपनी जगह मौजूद है। अगरचे 8 फरवरी को जो उनका खौफ था वो ट्रांसलेट हुआ रिजल्ट्स में, लेकिन अभी भी खौफ इनको, यानी हुकूमत को कह लें या जो दीगर हल्के हैं एस्टैब्लिशमेंट उर्फ़ आम में, क्योंकि उनकी जंग उन्हीं के साथ है तो उनका खौफ है, तो इनको अंदर रखना मकसूद है। लेकिन सूरत हाल बज़ाहिर ऐसा ही महसूस होता है कि वो शायद किसी हद तक, क्योंकि कानून जो है वो कल हमने बड़ी तफसील से बात की, कानून के ज़रिए या उसके इस्तेमाल के ज़रिए उस आर्म ट्विस्टिंग जो की जाती है वो तो पूरी तारीख हमारी भरी पड़ी है। तो देखना है कि कब तक इमरान खान साहब को जेल में रखा जा सकता है और कब तक वो जेल की जो सऊबतें हैं उनको बर्दाश्त करते हैं या कब वो जाके टूटते हैं। अब ये सूरत हाल बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि कोई लंबी चलने वाली है, यानी अनकरीब या जल्दी इमरान खान साहब का बाहर आना, पब्लिक में आना या आज़ाद हो जाना वो बड़ा मुश्किल नज़र आता है, क्योंकि उसी के साथ जुड़े हुए बाकी चैलेंजेस हैं। फिर बहरहाल इसके ऊपर देखेंगे कि ये मामला आगे क्या रुख इख्तियार करता है। दूसरी चीज़ यह है कि काजी फायद ईसा साहब इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के निशाने पर हैं। उनके कोर कमेटी का जो इजलास हुआ उसके अंदर भी उनके ऊपर बात हुई और फिर इनका जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उसके ऊपर भी इसके हवाले से बात हुई। मैं अगर ट्विटर के ऊपर पढ़ दूं तो रऊफ़ हसन साहब से मंसूब ये बात है। रऊफ़ हसन साहब कहते हैं कि इस वक्त चीफ जस्टिस एक तरफ खड़े हैं और सारी जुडिशरी एक तरफ। ये शख्स पूरी जुडिशरी के खिलाफ लड़ाई कर रहा है और तमाम जजेस मुत्तफिक हैं इस बात पर कि हमें इआदा करना होगा कि आइंदा कोई भी इदारा अदलिया के मामलात में मदाखलत न कर सके
और हमें इसके लिए अमली इकदाम उठाने होंगे, मगर मौजूदा चीफ जस्टिस पता नहीं किस सिमत में खड़े हैं। तो ये रऊफ हसन साहब का है, यानी उन्होंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया उनके किरदार के ऊपर एज चीफ जस्टिस। एक और ट्वीट, वो भी ट्विटर हैंडल के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से है और ये क्वेश्चन की शक्ल में है। इसमें कहा गया कि जिस कदर एस्टैब्लिशमेंट की सहूलतकारी काजी फाइज ईसा कर रहे हैं उसकी पाकिस्तान की तारीख में मिसाल नहीं मिलती। खाली आसामी के बावजूद, यानी आसामी सुप्रीम कोर्ट के अंदर खाली थी, उसके बावजूद चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट को सिर्फ इसलिए सुप्रीम कोर्ट नहीं लाया गया कि पेशावर हाई कोर्ट ने एस्टैब्लिशमेंट की मंशा के मुताबिक काम नहीं किया। ये क्वेश्चन मार्क है। सो एक तो वो इल्जामात लगा रहे हैं उनके ऊपर। अब अगर आए तो इनके कोर कमेटी वाली बात भी मैं कर दूं, फिर उसके ऊपर मैं आपके सामने इसका तबसरा रखता हूं। कोर कमेटी का जो इजलास हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसमें एक तो ये मुतालबा किया गया कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मदाखलतकारों की खामोश सरपरस्ती के बजाय तमाम हाई कोर्ट्स की जो तजावीज़ हैं उनको पब्लिक कर दें, उनको मंजर आम पे लाएं। यानी इल्ज़ाम उन पर यह लग रहा है इसमें कि जो मदाखलतकार हैं चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा उनकी खामोश सरपरस्ती कर रहे हैं, जिसको कहते हैं ठीक है बस काम जारी रखो, ये इससे मुराद है। एक और बात उन्होंने कही, कोर कमेटी ने कहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों के खत पर अदालती समात के दौरान, ये जो कल समात हुई थी 6 रुकनी बेंच ने की, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत के ऊपर थी, उसमें उसके बारे में कह रहे हैं समात के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का तर्ज अमल और उनके ख्यालात नहायत मायूस कुन और अदलिया मुखालिफ रहे। तो अब इसमें पॉइंट यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑलरेडी बहुत सारे फ्रंट खुले हुए हैं। सियासी जमातों का तो आपस में होता ही होता है, हुकूमत और अपोजिशन का वो एग्जिस्ट करता है, उसमें कोई मजाइका नहीं, कोई मसला नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी एक महाज है और इधर अब अदलिया के साथ भी एक महाज, यानी ये महाज नहीं है तो और क्या है, यानी चीफ जस्टिस को आपने निशाने पर ले लिया है तो ये एक और महाज खड़ा हो गया। IMF को आपने खत लिखे और वर्ल्ड बैंक के सामने आपने मुजाहिरा किया, IMF के सामने आपने मुजाहिरा किया, अमेरिका के साथ मसला, फिर सऊदी अरब के साथ मसला, अंदर भी मसाइल और बहुत सारे, यानी फ्रंट्स बहुत ज्यादा हैं। तो ये एक और उसमें इजाफा हो गया। ये तो अभी आगाज है क्योंकि केस तो अभी ऑब्वियसली चलना है। तो लेकिन मैंने कल भी गुजारिश की थी कि एक तरफ तो आप इनको मदाखलत के हवाले से यानी चीफ जस्टिस साहब की सरजनिश कर रहे हैं, ये बाकायदा सरजनिश है, उनसे मुतालबात भी कर रहे हैं, उनके ऊपर इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं, उनकी सरजनिश भी कर रहे हैं कि आप उनकी खामोश सरपरस्ती कर रहे हैं मुदाखलतकारों की। लेकिन उसके साथ ही आप खुद भी कह रहे हैं कि हम मुदाखलतकारों के साथ मुज़ाकरात करेंगे। गंडापुर साहब ने आज भी ये बात की, यानी आज उनकी बात रिकॉर्ड पे मौजूद है। वो कहते हैं जी मुझे वज़ीर आज़म ने, इमरान खान साहब ने ये टास्क दिया है मुज़ाकरात करने का और इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत जो भी होगी वो ओपन होगी, यानी कि बात से इनकार नहीं कर रहे। दो मुतजाद चीज़ें बैक वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपने आमने सामने मौजूद हैं। एक तरफ चीफ जस्टिस को तनकीद का निशाना बनाना कि वो मदाखलतकारों की सरपरस्ती कर रहे हैं, यानी सरजनिश भी है, इल्ज़ाम भी है, और इसके साथ ही कहते हैं नहीं मदाखलतकारों के साथ हम मुज़ाकरात भी करेंगे। तो ये पॉलिसी समझ से बाहर है। इसके अलावा जो काजी फाइज ईसा साहब के ऊपर उनके जो इल्ज़ामात हैं, इसका एक माजी है। माजी थोड़ा अगर तवील चले जाए, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी उस दौरान काजी फाइज ईसा ने एक फैसला दिया, फैजाबाद धरना केस, उसमें जो तहरीक इंसाफ का जो धरना था 126 दिन का, उसका भी रेफरेंस मौजूद था, जिसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फिर नजर सानी में भी गई थी। बावजूद ये अलग बात है कि अभी जब उसके ऊपर कार्रवाई हुई तो नजर सानी वापस ले ली थी। तो एक तो वो था, यानी ग्रीवेंस था, फिर इनकी हुकूमत थी, एजेंसीज के ऊपर इल्ज़ाम लगाया था तो उनके दिफा में भी हुकूमत आगे आ गई थी। फिर उसके बाद इस फैसले के बाद काजी फाइजा के ऊपर जो रेफरेंस फाइल हुआ वो इमरान खान साहब की हुकूमत में हुआ, सदर मुमलिकत की मंजूरी से हुआ। अगरचे इमरान खान साहब ने बाद में एतराफ़ किया कि वो हमारी गलती थी और सदर मुमलिकत ने भी कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। वो खैर काजी फाइजा ने भुगता, जो भी हुआ, बिलाखिर वो चीफ जस्टिस बन गए। अब चीफ जस्टिस बनने के बाद शुरू होती है बारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, क्योंकि एक हिस्ट्री ऑलरेडी मौजूद थी और उस हिस्ट्री के अंदर खदशात भी थे कि अगर ये बन गए तो हमारे साथ ये पॉसिबिलिटीज़ हैं, हो सकता है। अब उसमें से क्या कुछ हुआ, बहुत कुछ हुआ। सबसे बड़ा जो इनको धचका पहुंचा वो तो था इनका इलेक्टोरल सिंबल, यानी कि जो बैट था, बल्ला था, वो जाने का। पहले इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया, फिर पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला दिया, बिलाखिर बॉल जो थी वो चली गई सुप्रीम कोर्ट की कोर्ट में और काजी फाइज साहब उसमें थे। जो फैसला वहां से आया, वहां से फैसला यह है कि इनको बल्ले से महरूम कर दिया गया और वो चीज़ जो है वो ऐड हो गई तहरीक इंसाफ की, यानी जो उनके खदशात थे उसको तकवीयत बख्श दी काजी फाइज साहब के फैसले ने। अब मसला यह है कि उस वक्त भी इनके जो लॉयर थे बैरिस्टर अली जफर साहब, उन्होंने वहाँ इस्तदा की थी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने और बेंच के सामने कि अगर
इस जमात को उसके निशान से महरूम कर दिया गया तो उसका ये कॉन्सिक्वेंस होगा जो कि नाकाबिल बर्दाश्त है। यानी कि उनकी मखसूस नशिस्तें चली जाएंगी, उनके कैंडिडेट्स जो हैं वो आज़ाद हो जाएंगे और फिर उनके लिए बड़े मसाइल पैदा होंगे। यानी अलग अलग सिंबल होगा, 100 लोग हैं तो 100 सिंबल होंगे, 500 लोग हैं तो 500 सिंबल होंगे। तो उनको आइडेंटिफाई करना, उन्होंने सब इस्तदाएँ कर दी लेकिन वो मुस्तरद हो गई थी और इनका फैसला हुआ था कि इनको बल्ले से महरूम कर दिया गया। तो ये एक माजी भी है। फिर अब जो कार्रवाई हो रही है, जो कल की कार्रवाई थी, मैंने कल भी गुजारिश की थी कि काजी फायज ईसा साहब को, जो हम जानते हैं जिस अंदाज से या जिस काजी फायज ईसा साहब को, कि इस किस्म के मामलात में वो एक स्टेप फर्दर जाते हैं, लेकिन यहां पे उनकी जो पॉलिसी रही कल की समात में या इवन पिछली समात में भी, वो बड़ी मसलहत का शिकार थी। उसमें वो उस तरह वो एग्रेशन उनका नहीं था कि यानी इस चीज़ को रोकने का, वो चीज़ थी एतदाल पसंदी से काम ले रहे थे। अगरचे उनको एक स्टेप आगे आके, जिस तरह उन्होंने फैजाबाद धरना केस के हवाले से कहा, लिखा उसको कि इन चीज़ों को रुकना चाहिए, इनको बंद होना चाहिए, वो वाले काजी फाइज साहब जो थे वो कल की हेयरिंग और इस केस की जो पहली हेयरिंग थी वो उसमें नजर नहीं आए। तो इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उन्होंने इनको तनकीद का निशाना जो है बनाना शुरू कर दिया है। अब देखते हैं कि ये इनका महाज आगे कहां तक जाएगा और क्या रुख इख्तियार करेगा, क्योंकि बिल आखिर जितने भी मामलात हों, जाना तो आपको अदालतों में पड़ता है, लोअर कोर्ट्स हों, फिर हाई कोर्ट्स हों, फिर सुप्रीम कोर्ट, तो ये सारी चीज़ें जाती तो वहां पे हैं। लेकिन अब वो महाज अगर उन्होंने खोला है, देखेंगे इसमें क्या मेथड है, ये आने वाले टाइम में पता चलेगा। लेकिन जितने महाज बढ़ते जाएंगे मुश्किलात बढ़ती जाएंगी। इस्टेब्लिशमेंट के साथ महाज, हुकूमत के साथ महाज, अदलिया के साथ महाज, तो ये महाज दर महाज उसके फिर नताइज भी इसी तरह होते हैं। तीसरी खबर यह है कि मौलाना फजल रहमान साहब ने हुकूमत मुखालिफ तहरीक का बाकायदा आगाज तो कर दिया। वो बलूचिस्तान से शुरू हुए थे, अब वो आ गए कराची में, उनका पहला मिलियन मार्च होगा। पहली चीज तो उसमें देखनी होगी कि सिंध हुकूमत उनका इस्तकबाल कैसे करती है, ये देखना बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। उसकी दो वजूहात हैं, एक तो ये कि उनके मुखालिफ तहरीक है तो मुखालिफ को वो कैसे डील करते हैं, एक दूसरी चीज ये होगी कि ठीक इनकी तहरीक के 2 दिन के बाद यानी कि 5 मई को वहां पर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान जो कि ग्रैंड अलाइंस है उसका जलसा भी होना है। अगर तो वो मौलाना फजल रहमान साहब को खुली छूट देते हैं तो एक एग्जाम्पल सेट हो जाएगी। अगर इनको इजाजत दी तो 2 दिन बाद उनको इजाजत क्यों नहीं मिल सकती, तो ये उनको जरूर मद्देनजर रखना पड़ेगा सिंध हुकूमत को। ये अब हमें कल पता चलेगा, मालूम होगा कि उनको कितना स्पेस मिलता है। अगर इनके ऊपर क्रैकडाउन होता है या सख्ती होती है तो फिर वो एक पैगाम होगा ग्रैंड अलाइंस के लिए कि हुजूर आपके लिए भी दरवाजे बंद हैं, तो आपको भी खुली छुट्टी नहीं मिलेगी। तो कल मौलाना फजल रहमान साहब का जो मिलियन मार्च है, पहला 2 चीजें देखने वाली होंगी, इंपॉर्टेंट होगी। नंबर 1, क्राउड कितना वो पुल करते हैं, क्राउड पुलर तो वो हैं, उनका वर्कर जो है वो बड़ा चार्ज है। उन्होंने आज तक जितने मिलियन मार्च किए, मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी नाकाम रहा हो, बड़े कामयाब उन्होंने मार्च किए। लोगों की तादाद बहुत ज्यादा होती है, इस चीज को छोड़ दें, क्वालिटी को छोड़ दें, लेकिन नंबर उनका बहुत ज्यादा होता है। कल देखना होगा कितना नंबर वो निकालते हैं। और दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट होगी, कल मौलाना फजल रहमान साहब गुफ्तगू क्या करते हैं, मुतालबात क्या करते हैं और किससे करते हैं। इस वक्त बज़ाहिर ऐसा महसूस हो रहा है उनकी जंग भी हर तरफ है, यानी उनकी जंग हुकूमत के साथ तो है ही है। अब क्या ये हुकूमत मुखालिफ तहरीक है या ये आइन को बचाने की तहरीक है इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, क्योंकि उन्होंने जो तकरीर की यहाँ पे हुकूमत के ऊपर तो उन्होंने हाथ नरम रखा, इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर उनकी गर्मी बहुत ज्यादा थी। उन्होंने कहा जी ये उन्हीं की मुंतखब करदा असम्बली है, वही फैसला करते हैं कि कौन अंदर बैठेगा कौन बाहर बैठेगा। तो कल की जो तकरीर, मुतालबात और किससे होंगे, ये देखना बड़ा इंपॉर्टेंट होगा मौलाना फजल रहमान साहब की तकरीर के अंदर। तो इसके बाद फिर ये एक टोन सेट होगी। फिर इसी के साथ ही एक और आज एक बड़े दानिश्वर के साथ मुलाकात हुई, गपशप हो रही थी। तो मौलाना फजल रहमान साहब की जो कल की यानी मिलियन मार्च है, इसके ऊपर मैंने उनसे उनका नुक्ता नज़र पूछा तो उन्होंने बड़ी बारीक बात की। वो ये कहते हैं मौलाना फजल रहमान साहब इस वक्त बड़ा स्मार्ट प्ले कर रहे हैं और वो दोनों तरफ खेल रहे हैं, दोनों तरफ इस लिहाज से खेल रहे हैं कि इस वक्त वो मौक़िफ़ जो है वो पूरे का पूरा ले रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाला। और 9 मई को, जिसकी एक बड़ी सिग्निफिकेंस है आजकल, 9 मई को उन्होंने जो अपना मिलियन मार्च रखा है, एक तो रखा 9 मई को और वो रखा भी पेशावर में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनकी मुखालफत तो नहीं करेगी, क्योंकि वो भी चाहेगी कि 9 मई को फिर इस तरीके से उनके ऊपर बम्बारमेंट की जाए जो जिनको वो समझते हैं कि जिन्होंने 9 मई करवाया। तो ये मौलाना फजल रहमान साहब यानी उनकी डबल चाल है, वो शोल्डर यूज कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और जो बयानिया है वो उसी को अडॉप्ट कर रहे हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है। वो ये कहते हैं, वो दानिश्वर साहब ये फरमा रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब ये गेम करके अपना वजन जो है उसको बढ़ा रहे हैं टू बार्गेन विद द गवर्नमेंट। अगर कल को उनको हुकूमत से कोई बात करनी पड़ती है तो वो धमकी एक किस्म की ये होगी कि मैं तो हमारा, अगर आप नहीं तो फिर ठीक है, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हूं और हम इकट्ठे होकर फिर आप निमट लें हमारे साथ। तो खाली तहरीक इंसाफ से निमटना हुकूमत के लिए बड़ा मुश्किल है।
और अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब भी अपना वजन उनके पलड़े में डाल देते हैं तो ये हुकूमत के लिए दोहरा चैलेंज बन जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान साहब इस वक्त एक तीर से दो शिकार करते हुए नजर आते हैं, लेकिन देखते हैं, ये तो ख्यास आराई है, ये एक तज्जिया है, तबसरा है, पॉसिबिलिटी है, रूल आउट भी नहीं किया जा सकता। मौलाना फजलुर रहमान साहब एक घाक सियासतदान है, तवील उम्र उन्होंने गुजारी, उनके वालिद साहब ने गुजारी। तो अब देखते हैं कि वो कहीं तहरीक इंसाफ के साथ अलाइन हो जाते हैं मुस्तकबिल करीब में जाके, या वो जो उनकी पावर है उसको इस्तेमाल करके अपना वजन बढ़ाते हैं और बेहतर बार्गेन करते हैं हुकूमत के साथ। इसका फैसला तो आने वाला वक्त करेगा, नजर रखेंगे इंशाअल्लाह और आपको आगाह भी करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप हमारी वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपना फीडबैक कमेंट के जरिए हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। कल मुलाकात होगी, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।